जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 21 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाक से जल्दी से तुरंत सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और आज की पॉजिटिविटी आपके सामने दिखाई दे रही है कि संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं बल्कि मेरा शौक है। जीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं, मेरा जुनून है। अगर इस मानसिकता के साथ आप आगे बढ़ें तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में अप एंड डाउन्स आते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लाइफ में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आना जो है, अगर आ रहा है, उतार चढ़ाव अगर आ रहा है तभी आपका जीवन जो है सही चल रहा है। अगर हमेशा आप ऊपर चढ़ते रहें तो आपको नीचे का ख्याल नहीं होगा, हमेशा नीचे गिरते रहे तो आपको ऊपर का ख्याल नहीं होगा। इन द सेंस मैं बताना ये चाहता हूं मेरे प्रिय साथियों कि कोई भी परिस्थिति हो हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एकाग्रित होना अनिवार्य है। हमारे लिए समर्पित होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो आपको पूरी शिद्दत के साथ उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहें और एकदम सिंपल सा अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो डिसिप्लिन हो जाइए। डिसिप्लिन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मेरे प्रिय साथियों एक काम को रोज करना होता है और उसी काम को आपको कंसिस्टेंट हर दिन करना होता है। और हर दिन करने के लिए आपको वैसा टेम्परामेंट चाहिए, आपको वैसा संयम चाहिए, आपको वैसा विश्वास चाहिए अपने ऊपर। चाहे आपको अच्छा लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, अगर आप एक काम को कंसिस्टेंट करना सीख जाएं फिर उसके बाद जो सक्सेस परसेंट होता है वो फिर आपके कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखें और डिसिप्लिन रहें। क्लियर? चले, काफ़ी सारी बातें मैंने कह दी, अगर समझ में आई होगी तो ठीक, और नहीं समझ में आई होगी तो डिसिप्लिन को ही याद रखें बस। ठीक है, चलिए। हाल ही में हुए एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन हैं? तो कौन है भाई? इनका नाम है आर प्रज्ञानंद, है ना? आर प्रज्ञानंद, नहीं, LR श्रीहरि है। LR श्रीहरि ने अभी इतिहास रचा था, जो कि एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का जो है भारतीय सराहना प्राप्त किया था। श्रेयस कोई है, श्रेयस ने कमेंट किया है इस प्रकार से, वेरी गुड ऐसे करके। ठीक है भाई, या इसको क्या बोलते हैं, जबरदस्त, है ना? तो वैसे आपको भी श्रेयस जबरदस्त, आप भी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और लास्ट के प्रश्न का आंसर दीजिए श्रेयस। ठीक है, यामिनी चंदेल, LR श्रीहरि, बिल्कुल सही आंसर इन्होंने दिया है, सी ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, एंटी टेररिज्म डे आज के दिन मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है। अब ये 21 मई आखिरकार ऐसा कौन सा दिन है? सोचो, विचार करो। सोच लिए, विचार कर लिए, अब मैं बताता हूं। आज के दिन ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो है उनका क्या हो गया था, तो उनकी हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो राजीव गांधी भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे। अपनी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 31 अक्टूबर 1984 में केवल 40 वर्ष की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इन्हें जो है आतंकवादी संगठन जिसे कहा जा सकता है, तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में, है ना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के एक आत्मघाती हमले में इनका निधन हो गया था।
ठीक है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं गाड़ी में कौन, कहाँ है साले आतंकवादी, दिखाई दे रहे हैं ना। तो मेरे प्रिय साथियों, अभी वर्तमान में भारत की ये स्थिति है कि हम और हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, ये सभी पूरी तरह से आतंकवादियों के ऊपर जो है अच्छी तरह से शिकंजा इन्होंने कस लिया है पहलगाम हमले के बाद से, ठीक है। और हमारे जितने भी बॉर्डर्स एरिया हैं वहाँ पर बाकायदा हमारे पास जो है लेज़र बीम टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ड्रोन डिफ्यूज सिस्टम्स हैं, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से तैनात कर दी गई है ना। और जैसे कि पाकिस्तान से आने वाला जो अटारी स्टेशन से जो आवागमन था उसको भी बंद कर दिया गया है। तो किसी भी प्रकार से आप हमारे भारत देश में आतंकवादी घटनाएं नहीं हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं, ठीक है। लेकिन आतंकवादी का तो ना धर्म होता है और ना आतंकवादी की कोई जाति होती है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक महिला का आपने नाम सुना होगा जो पाकिस्तानियों की जासूसी करते हुए पकड़ाई हैं, ठीक है। उनको जो है ट्रेस किया गया है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि हमारे विषय का पार्ट वो नहीं है, ठीक है। चलें आगे। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने जेनिक सिनर को हराकर पहली बार इटालियन ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो बता दूं, ये युवा खिलाड़ी अभी काफी उभरता हुआ सितारा है जिसका नाम है कार्लोस अल्कराज, ठीक है। तो पहली बार इन्होंने इटालियन ओपन 2025 जो है जीता है ना, इसका खिताब जीता है। और जेनिक सिनर जो कि वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थे, उनको इन्होंने हराया है। जबकि जेनिक सिनर जो थे ना मेरे प्रिय साथियों, उनको डोपिंग के मामले में जो है क्या कर लिया गया था, बहुत खेलने से रोका गया था। तो वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं। हाल ही में डोपिंग से निलंबन से वो वापस आए थे, ठीक है। इनको 7-6 और 6-1 से हरा दिया है। किसने? तो कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। अब ये आयोजन कौन कराता है? ये आयोजन कराता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन। अब प्रोफेशनल्स, क्षमा चाहूंगा, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। सीईओ इसके हैं मासिमो कैलवेली, अध्यक्ष है एंड्रिया गोडेंजी और एटीपी कहा जाता है इसे। 1972 में इसे स्थापित किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। याद रखेंगे, ये स्टैटिक पोर्शन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलो प्यारे साथियों, अगला प्रश्न। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स, अभी तक क्या हो रहा था? आपका 5वां खेलो इंडिया गेम्स हो रहा था। अब आ गया है पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स, पहली बार हो रहा है। 2025 कहां आयोजित कराया जाएगा? इसमें जो है खेल आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। जो समुद्री तटीय भागों में रहते हैं, रेतीले स्थान में रहते हैं, वो उस परिस्थिति, उस अवस्था के अनुसार वहां पर अपना खेल डेवलप करके जो है खेल खेलते हैं, ठीक है। अभी मैं उसका नाम लेता हूं, लेकिन कहां हो रहा है ये बता दूं। तो ये हो रहा है केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव में, ठीक है। यूनियन टेरिटरी दादर नागर हवेली एंड दमन दीव में ये हो रहा है। अब देखो ये खेल कौन कौन से हैं। इसमें 6 खेल है, टोटल 6 स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है, जिसमें बीच सॉकर है, मतलब कि बीच में जो है फुटबॉल खेलेंगे रेत में, है ना। पैनकेक सिलाट है। फिर उसके बाद है सेपक टकरा। सेपक टकरा जो है वो किक वॉलीबॉल है, मतलब कि उसको हाथ से वैसा वॉलीबॉल नहीं खेला जाता है, उसको पैर से किक करके खेला जाता है, ठीक है। बीच कबड्डी होगा, बीच वॉलीबॉल होगा, ओपन वाटर स्विमिंग होगा। तो जो खिलाड़ी ये खेल खेलते हैं वो यहाँ जा सकते हैं। वैसे सिलेक्शन की प्रक्रिया तो हो ही गई है, क्योंकि 19 से कब 19 मई से 25 मई तक ये चलेगा। अभी तक के शुभंकर डिसाइड नहीं हुआ है, शुभंकर जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब खेलो इंडिया के नाम से कौन कौन से गेम्स होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, और कब से कब तक आयोजित किए गए थे। ऐसे प्रश्न सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो आप जो है कंफ्यूज ना हो। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर और गुलमर्ग में जनवरी-फरवरी 2025 में हुआ था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली में हुआ था मार्च-अप्रैल 2025 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां संस्करण हुआ था, मैंने 5वां कहा था, लेकिन
सातवां है बिहार में हुआ था 2025 में। खेलो इंडिया बीच गेम्स दमन दीव में हो रहा है मई 2025 में, ये पहला संस्करण था। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। और कौन कौन से खेलो इंडिया के संस्करण होने वाले हैं? तो खेलो इंडिया मार्शल आर्ट गेम्स जुलाई अगस्त में होगा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम सितंबर में होगा, खेलो इंडिया स्वदेशी खेल है ना, जिसमें स्वदेशी आसपास के क्षेत्रीय खेल होते हैं उसको भी शामिल किया जाएगा, और खेलो इंडिया वाटर नॉर्थ ईस्ट गेम्स मई जून में होगा। स्थान अभी घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, खेलो इंडिया कब से चालू किया गया है? तो 2018 से 2025 में 7वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। नई दिल्ली मुख्यालय है, 2025 में लास्ट आयोजन हुआ था खेलो इंडिया का। ठीक है, चलो खेलो इंडिया ओवरऑल यूथ गेम्स। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट की विफलता की जांच के लिए समिति गठित की है? देखो भाई, ये रॉकेट भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, PSLV C61 नाम है इसका। ठीक है, अब ये PSLV C61 जो हमारा रॉकेट है, इस रॉकेट को मेरे प्रिय साथियों उड़ाया गया था, मतलब इसको प्रक्षेपित किया गया था कब? तो आपका यहाँ पर डेट दिया हुआ है, कहाँ गया भाई? लास्ट डेट जो है वो 18 मई 2025 को अध्यक्ष वी नारायणन किसके अध्यक्ष हैं? तो इसरो के इन्होंने घोषणा की थी। इसकी विफलता के लिए टीम गठित की गई है। इससे पहले भी ये रॉकेट काफ़ी बार जो है विफल हो चुका है, जिसमें 20 सितंबर 1993 में है ना, 31 अगस्त 2017 में और 18 मई 2025 में, जो कि अभी का डेट था हाल फिलहाल में। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ये विफलता है, लेकिन इसको सुधारी जाएगी और बेहतर की जाएगी। यह भारत के एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, अब मेरे प्रिय साथियों एग्जाम में क्या पूछता है वो जानना जरूरी है। चलो, तो PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद है आपका GSLV, तो क्या है? जियोसिंक्रोनस, आपका जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्लियर? फिर उसके बाद है LVM, क्या है? तो LVM है, LVM का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क। ठीक है, उसके बाद है आपका SSLV। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका फुल फॉर्म? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वैसे ही HRLV ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से फोकस कम रहता है, इसीलिए कई बार चीजें भटक जाती है। इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस ऐतिहासिक बावड़ी के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा किया है? एक बात बताओ, ये जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंग्लिश में बोल दोगे आप क्या? तो इसका रेनोवेशन। लेकिन और क्या होता है? मतलब उसका जो हमारा पुरातत्व क्षेत्र है उसको बेहतर तरीके से और साफ सुथरा और कितने अच्छे से उसको जो है सुधारा जा सकता है, वैसे ही उसी को ही रेनोवेशन कहते हैं। तो ये कौन सा है भाई बावली? जल्दी फटाक से आंसर बताओ। इसका आंसर हो जाएगा राजो की बावली। राजो की बावली कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है? नई दिल्ली में है, जो कि लोधी शासक, ठीक है, जैसे कि हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं। अभी अभी आप लोगों के लिए जो है दिल्ली सल्तनत या मिडाइवल हिस्ट्री के कंटेंट मैं बना रहा था कि हम जब इसके क्लासेस लेंगे तो किस प्रकार से इसकी डिलीवरी होगी। तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले आता है गुलाम वंश, फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश, फिर उसके बाद आता है तुगलक वंश, फिर उसके बाद आता है सैयद वंश, फिर आता है आखिरी में लोधी वंश। तो लोधी वंश के शासनकाल में आप ये देखेंगे कि 1506 के समय में इसे बनाया गया था। ये जो है इसका डायमेंशन देखेंगे तो कितना है? तो डायमेंशन इसका 1610 वर्ग मीटर का है, गहराई 13.4 मीटर की है, 23 बाई 10 मीटर का ये बावड़ी है, कुआं है, जिसको बहुत ही बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया था। ये बावड़ी पेयजल के लिए साथ साथ जो है स्नानागार के लिए भी यूज किया जाता था और जो है धार्मिक कार्यों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, और अगर हम बात करें दिल्ली में कौन कौन सी बावली है, ठीक है, दिल्ली में साथ साथ भारत में कौन कौन से हैं? तो आगरा की राजो की बावली, वैसे ही बूंदी की बावली। बावली क्या होता है? तो कुआं होता है। ठीक है, बावली जानते हो? ठीक, चलो। हाल ही में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक किसने जीता है? जल्दी से बताओ इसका आंसर, एकदम अभी अभी का न्यूज था।
ठीक है। एलिस रैंडमा जो है वो इस खिताब को जीती है। किस खिताब को जीती है? तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज। मेरे प्रिय साथियों, ये मिस वर्ल्ड का आयोजन कहां हो रहा है? तो आयोजन हो रहा है आपका हमारे हैदराबाद में, है ना। मई 2025 में ये आयोजन हो रहा है। कहाँ? हैदराबाद में। अब हैदराबाद में जो ये फिटनेस से संबंधित जो खेल हुआ था, इसमें एस्टोनिया की प्रतिनिधि एलिसे रैंडमा ने स्वर्ण पदक जीतकर सीधा, यहां देख सकते हैं, एक खास इवेंट है जिसमें विजेता को सीधे टॉप 40 स्थान में प्राप्ति मिलती है। इसमें काफ़ी सारी जो है मतलब सुंदरियां पार्टिसिपेट करी हुई हैं। तो ये सुंदरियां जो है वो उनमें ये टॉप 40 में डायरेक्ट आकर सम्मिलित हो जाएंगी, जिससे कि रैंप और बाकी चीज़ों में इनको और बोनस नंबर मिलेगा। टोटल 108 देशों के प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, चलो। हाल ही में मई 2025 को किस संगठन की एक टुकड़ी ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो याद रखिएगा, हमारे भारत देश की एक बहुत ही अच्छी इकाई है नेशनल कैडेट कोर, मतलब कि एनसीसी, है ना। राष्ट्रीय कैडेट कोर या नेशनल कैडेट कोर, क्रॉप्स लिखा है, ये कोर होगा, क्रॉप्स लिखा गया यहाँ पर, ठीक है, कोर होगा। तो इन्होंने इस सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जिसमें अगर बच्चों की एवरेज एज देखी जाए तो महज 19 साल के ये सारे बच्चे हैं। 19 वर्ष में सबसे कम उम्र के सदस्य 16 वर्ष के हैं, जिसमें 10 कैडेट्स के नाम देख सकते हैं। मोनिका राजस्थान से, प्रीतिमा राय पश्चिम बंगाल से, रिफाइनेंस वर्जरी मेघालय से, है ना, बड़ा बेहतरीन नाम है रिफाइनेंस। वैसे ही कृतिका शर्मा, आबिदा आफरीन लद्दाख से, मोहित कंथिया जम्मू कश्मीर से, पद्मा नामगेल चंडीगढ़ से, वरिंदर सिंह सामंत उत्तराखंड से, सचिन कुमार उत्तराखंड से, मुकुल बंगवाल उत्तराखंड से। तो ये सभी साथियों ने कहाँ चढ़ाई कर ली? तो आपका माउंट एवरेस्ट में, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, चलो बताओ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हिमालय पढ़े होगे तो मेरे से। ठीक है, 15 जुलाई 1948 में इसकी स्थापना हुई है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह के द्वारा, है ना, सॉरी माफी चाहूंगा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो है इसके महानिदेशक हैं वर्तमान के। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलें, अब माउंट एवरेस्ट के पर्वतारोही से और कौन कौन से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर ध्यान देना है। तो प्रथम व्यक्ति है न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी। 19 मई 1953 को ये चढ़े थे। ठीक है, नेपाली भारतीय शेरपा तेंजिन नोर्गे के साथ। पहली महिला विश्व की कौन है? तो जापान की जुंको तबेई। ठीक है, 1975 में चढ़ी थी ये। प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल 1984 में। 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली महिला संतोष यादव 92 और 93 में। विश्व की पहली विकलांग महिला कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा 2013 में। दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की भारत की कौन थी? कौन है मतलब मालवनाथ पूर्णा 2014 में। महज 13 साल और 11 महीने की उम्र में ये चढ़ाई की थी। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला जापान की तामे वतनेब 73 साल की। और भारतीय सबसे वृद्ध महिला है 55 वर्ष की, 2024 में ये चढ़ी थी, जिनका नाम क्या है? ज्योति रात्रे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय साथियों, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा प्रश्न पूछता है घुमा घुमा के। चलो, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में विनियामक दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो वो है कौन कौन से बैंक? तो आपका पहला है ड्यूश और दूसरा है यस बैंक, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है हाल ही में मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर, जो कि हिंद कुश हिमालय के पास में है, वो किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, जो कि पूरे तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से पिघल गया है। ठीक है, जिससे गंगा नदी और बाकी जितनी भी नदियां हैं, जो हिमालयी नदियां हैं, ठीक है, तो उन नदियों में जल का स्तर गिरने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बायो ई3 नीति के तहत अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करेगी भारत की सरकार। ठीक
ठीक है। समुद्री प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भारत और यूरोपीय संघ ने क्या किया है, इस शोध में परियोजना स्टार्ट करी है और जीव जंतुओं को जो नुकसान पहुंच रहा है उसको दूर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उच्च न्यायालय से 14 सवाल किए हैं। किस संविधान के अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कभी भी सवाल कर सकता है, कभी भी सवाल कर सकता है, ठीक है। तो 14 सवाल किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक लॉबी बनाई है जिसे कहा जा रहा है एडवांस मल्टी एजेंसी सेंटर MAC, जिसमें भारत सरकार की सारी पुलिस सेवा संस्थान है वो एक साथ कार्य करते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। अब है 2025 में SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। आप लोगों के लिए प्रश्न है, महामहिम आदरणीय सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 16 मई 2025 को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया किन दो शख्सियत को? मैं पढ़ाते पढ़ाते भी आप लोगों से पूछा था, आपको आंसर देना है, एकदम सिंपल सा आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।